नमस्कार दोस्तों, माही खेल क्लासेस में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग नीति शास्त्र के आयाम में थे, तो पहला प्रकार देख चुके थे मानकी नीति शास्त्र। अब दूसरा प्रकार में जा रहे हैं, तो आप भी आइए दूसरे प्रकार में ध्यान से। दूसरा प्रकार है अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। क्या बोलते हैं? अप्लाइड एथिक्स। मानव जब अनुचित कर्म करता है तब क्या होगा? समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन समस्याओं का नैतिक समाधान खोजा जाता है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया? मानव दो प्रकार का कर्म करता है, एक उचित कर्म, एक अनुचित कर्म। जब मानव गलत काम करेगा, अनुचित काम करेगा, तो समस्या पैदा कर देगा। तो इसका नैतिक समाधान खोजा जाता है किसमें? अप्लाइड एथिक्स में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे लेते हैं आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, भ्रूण हत्या आदि। आतंकवाद समझ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और भारत से हमेशा आतंकवाद चलता रहता है। जलवायु परिवर्तन, जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो जो जल के किनारे बसे छोटे छोटे देश हैं डूब जाते हैं। भ्रूण हत्या, महिलाएं क्या करती हैं? लड़के के सोचती हैं लड़का पैदा हो जाए, लेकिन लड़के के चलते सोचती हैं पेट में लड़की है तो उसको गिरवा देती हैं। इसको क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या। यहाँ तक नोट करिए, अगले पॉइंट करते हैं। अब आते हैं इसके विविध भाग को देखते हैं। क्या इसके विविध भाग को देखते हैं, जैसे मेडिकल एथिक्स, और पर्यावरणीय एथिक्स, व्यापारिक एथिक्स। एथिक्स के भाग बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मेडिकल एथिक्स, पर्यावरणीय एथिक्स, व्यापारिक एथिक्स, मीडिया एथिक्स। मेडिकल एथिक्स एक चिकित्सक कर्मी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका अध्ययन करते हैं मेडिकल एथिक्स में।
जैसे एक डॉक्टर को गलत दवा नहीं देनी चाहिए, गलत दवा नहीं लिखनी चाहिए, रोगी का सही इलाज करना चाहिए, भले से ही रोगी का आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। पर्यावरणीय स्थिति, पर्यावरणीय इथिक्स में मानव को पर्यावरण के प्रति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, पर्यावरणीय इथिक्स। व्यापारिक, व्यापार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यापारिक इथिक्स हो गया। मीडिया इथिक्स क्या होता है, एक मीडिया कर्मी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम सही है मीडिया के लिए, कौन सा काम गलत है। जैसे फेक न्यूज नहीं बनाना चाहिए मीडिया एथिक्स को, झूठी बातों को नहीं बताना चाहिए, सच्चाई को बताना चाहिए। यहाँ तक नोट करिए। तब आते हैं पर्यावरणीय एथिक्स क्या होता है। अब देखते हैं पर्यावरणीय एथिक्स क्या होता है। पॉइंट पॉइंट वाइज लिखिएगा, रिवीजन में आपको आसानी होगी, डिटेल से लिखाएंगे तो दिक्कत होगी परीक्षा के समय। पर्यावरण नीति शास्त्र में मानव के उचित अनुचित कर्मों का अध्ययन मानव के पर्यावरणीय नीति शास्त्र में मानव के उचित अनुचित कर्मों का अध्ययन किया जाता है कि मानव कौन सा कर्म सही कर रहा है, कौन सा कर्म गलत कर रहा है। मानव के नैतिक कर्तव्य, मानव का पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है, उसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र में। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं डिटेल से बात करते हैं। अब देखते हैं इसमें मानव प्रकृति संबंध, क्या देखते हैं, मानव प्रकृति संबंध, मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, कहाँ अध्ययन किया जाता है, मानव प्रकृति संबंध में पर्यावरण नीति शास्त्र में आता है। ठीक है, प्रारंभ में मानव क्या, पॉइंट वाइज पे लिख लेते हैं, तब उसके बाद समझाते हैं डिटेल से। आरंभ में मानव दास था, किसका दास था, हमारा तुम्हारा नहीं, प्रकृति का दास था, किसका, नेचर जिसको बोलते हैं, नेचर का दास था। इसके ऊपर ही डिपेंड रहता था, क्या खाना है, कैसे रहना है, इसी के ऊपर अपना जीवन पूरा व्यतीत करता था। प्रारंभ में लोग जैसे पीपल का पेड़ देखते थे तो कहते हैं पीपल देवता है, मना लो, चप्पल तुरंत बहरे निकाल देते हैं, तुरंत घोड़े गिर जाते हैं कि मना लो पीपल देवता है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, सपने में आएंगे। और जैसे देखते हैं नीम का पेड़, कहते हैं शीतला मैया है, मना लो,
प्रकृति पूरी तरह मानव पूरी तरह से किस पर निर्भर होता था? प्रकृति पर। अपना जीवन पूरा इसी पर व्यतीत करता था। कब? प्रारंभ समय, आरंभ समय या प्रारंभ में, शुरुआत में। दूसरा पॉइंट लिखते हैं। जब औद्योगिक क्रांति हुआ उसके बाद मानव क्या बन गया? स्वामी। प्रकृति क्या बन गई? दास। अब मानव प्रकृति पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था। जैसे बिना मौसम के बरसात कर देता था, गर्मी के समय में जाड़ा ला देता था और जाड़ा के समय में गर्मी ला देता था। कि मानव स्वामी बन गया, प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं रहा। अब प्रकृति इसके ऊपर निर्भर रहना चाहती है, ऐसा मानव सोचता था। ठीक है। जैसे पहले कृषि में किसान लोग सिंचाई करते थे, जुताई बुआई करते थे, किस पर निर्भर थे? प्रकृति पर, कि बारिश होगी, हमारा फसल अच्छा होगा। पहले मानव दास था, प्रकृति स्वामी थी, उसी पर निर्भर होता था। और पर्यटन लोग यहाँ प्रकृति का आनंद लेने आते, समुद्र के किनारे फिर झील झरने को देखते तो आनंदित हो जाते हैं, प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं। पहले मानव दास था तो प्रकृति स्वामी थी। अब औद्योगिक क्रांति के बाद मानव स्वामी बन गया, प्रकृति पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता है। प्रकृति दास बन गई। क्या? प्रकृति दास बन गई। और मानव कूड़ा करकट नदियों में बहाने लगा। घर का जो पूजा पाठ हुआ जाके पूरा नदी में डाल दिया, गंगा जी में डाल दिया कि लो गंगा मैया हमारा पाप धुल देना। अरे भाई गंगा मैया, तू पाप धुला रहे कोई और पाप बढ़ा रहे हो अपना? ये प्रकृति दास बन गए, मानव स्वामी बन गया। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब आते हैं वर्तमान समय में क्या होता है, देखते हैं। वर्तमान समय में मानव और प्रकृति का मित्रवत संबंध बना। क्या? मित्रवत। अब कह रहा है कि हम ही रहेंगे, तुम भी रहो, अब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या कह रहा है? हम आपको कटाई नहीं करेंगे, वन को कटाई नहीं करेंगे। प्रकृति से हमें तो ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी फल फूल मिलता है। जब इसकी कटाई हो जाएगा तो प्रदूषण आ जाएगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो अब मानव वर्तमान समय में क्या बोल रहा है कि हम मित्रवत संबंध रखेंगे, ना हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ना आप मुझे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं सतत विकास अवधारणा पर। सतत विकास अवधारणा। जो सतत विकास की अवधारणा है किससे संबंधित है? अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। किससे? अधिकार और कर्तव्य से। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं
अधिकार कर्तव्य के बारे में समझते हैं। इसमें क्या देख रहे थे सतत विकास अवधारणा में? सतत विकास किससे संबंधित है? कर्तव्य और अधिकार से। सतत विकास अवधारणा किससे संबंधित है? कर्तव्य और अधिकार से संबंधित है। अधिकार में क्या होता है? भावी पीढ़ी, क्या? भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, क्या? आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने का अधिकार है। जो अभी आई नहीं है, भविष्य में आएगी, उसको कहते हैं भावी पीढ़ी। आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने का अधिकार है। कर्तव्य क्या है? वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, आज का जो पीढ़ी है का कर्तव्य है कि प्रकृति का अति दोहन न करे, प्रकृति का अंधाधुंध कटाई न करे, उसका शोषण न करे, प्रदूषण न फैलाए, गंदगी न फैलाए, ठीक है। तकनीकी मित्र का प्रयोग करे। मित्र मतलब दोस्त, मित्रता संबंध, क्या? दोस्त। मित्र का प्रयोग करे जिससे भावी पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, जो आने वाली पीढ़ी है उस पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यहां तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं, गांधी जी इसके बारे में क्या कहते हैं। गांधी मतानुसार
प्रकृति मानव के सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, परंतु किसी के लोग गांधी जी सतत विकास अवधारणा में कहते हैं प्रकृति मानव के सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। जो भी मानव का आवश्यकता है वो प्रकृति द्वारा पूरी हो जा सकती है, लेकिन परंतु किसी के लोभ की नहीं। किसी लोभ मतलब लालच, जो लालची होते हैं वो गांधी जी कहते हैं उसकी लोभ की पूरी नहीं कर सकती। सिर्फ मानव के सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है प्रकृति, और लालची व्यक्ति का कभी नहीं कर सकती। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।